हाँ, E20 पेट्रोल से माइलेज पर थोड़ा असर पड़ता है। ये बात किसी यूट्यूबर ने नहीं कही, किसी विपक्षी नेता ने भी नहीं कही, बल्कि खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कही है। उन्होंने माना कि एथेनॉल में पेट्रोल जितनी ऊर्जा नहीं होती, इसलिए माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर इंजन खराब होने की जो बातें चल रही हैं, उनमें काफी बढ़ा चढ़ा कर दावे किए जा रहे हैं। मान ली गडकरी जी आपकी बात, मान लिया कि E20 से गाड़ियां बड़े पैमाने पर खराब नहीं हो रही, मान लिया कि सोशल मीडिया पर कई बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही हैं, लेकिन माइलेज घटने की बात तो आप भी मान रहे हैं। सरकारें कहती हैं कि E20 से भारत का तेल आयात कम होगा क्योंकि पेट्रोल की जगह 20% एथेनॉल इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर माइलेज कम होने की वजह से उसी दूरी को तय करने के लिए लोगों को ज्यादा ईंधन भरवाना पड़े, तो क्या वाकई तेल बचेगा? यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी, सवाल यह भी है कि कहीं E20 का पूरा गणित ही तो गलत साबित नहीं हो गया। यही सवाल हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक लेख में उठाया गया है। लेख लिखा है ऑटोमोबाइल पत्रकार अभिलाष गौर ने। उनका कहना है कि अगर करोड़ों पुरानी गाड़ियों का माइलेज उम्मीद से ज्यादा गिरता है तो सरकार का तेल आयात कम करने वाला पूरा हिसाब दोबारा जांचने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ माइलेज की कहानी नहीं है, ये भारत की पूरी एथेनॉल नीति पर खड़ा सबसे बड़ा सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच सरकार भी E20 से आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी करती दिखाई दे रही है। पहले चर्चा E25 और E30 तक पहुंचने की थी, लेकिन अब सरकार पहले E20 के अनुभवों का आकलन करना चाहती है। तो क्या सरकार को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी हैं जो जनता को देने होंगे? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार ने E20 लाया ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल में कुछ नया मिलाना था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 3 बड़े तर्क हैं। पहला, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए सिर्फ तेल आयात करने में खर्च होते हैं। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, तेल पैदा करने वाले देशों में तनाव हो या सप्लाई रुक जाए, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। इसलिए सरकार चाहती है कि जितना हो सके विदेशों पर निर्भरता हमारी कम हो। दूसरा तर्क किसानों से जुड़ा है। एथेनॉल गन्ने, मक्का और दूसरी फसलों से बनाया जाता है। अगर एथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो किसानों को अपनी फसल बेचने का एक नया बाजार मिलेगा। यानी सिर्फ चीनी मिलों तक सीमित रहने के बजाय अब एथेनॉल उद्योग भी किसानों का खरीदार बन सकता है। तीसरा तर्क पर्यावरण का है। एथेनॉल में कार्बन की मात्रा पेट्रोल से कम होती है, इसलिए जब यह जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कुछ हद तक कम हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश बायोफ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कागजों पर देखें तो सरकार की सोच गलत नहीं लगती, बल्कि पहली नजर में काफी ठीक लगती है। कौन नहीं चाहेगा कि भारत का तेल आयात कम हो, कौन नहीं चाहेगा कि किसानों की आय बढ़े और कौन नहीं चाहेगा कि हवा थोड़ी साफ हो। लेकिन हर नीति की असली परीक्षा फाइलों में नहीं होती, सड़क पर होती है। और E20 के साथ भी यही हो रहा है। 2019-20 तक भारत में पेट्रोल में औसतन करीब 5% एथेनॉल मिलाया जाता था, फिर ये 10% हुआ और उसके बाद कुछ ही वर्षों में सीधे 20% तक पहुंच गया। जिस लक्ष्य को पहले 2030 तक हासिल करने की बात थी, वो तय समय से काफी पहले पूरा कर लिया गया। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन जैसे ही E20 पूरे देश में आम ईंधन बना, लोगों ने अपने अपने अनुभव बताने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि उसे कोई फर्क महसूस नहीं होता, किसी ने कहा कि माइलेज थोड़ा कम हो गया है, कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ी पहले जैसी नहीं चल रही है, तो कुछ लोगों ने दावा किया कि पहले जितनी दूरी अब नहीं निकलती। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सब ठीक है। इन सब दावों के बीच खड़ा है आम आदमी, जो ना इंजीनियर है ना वैज्ञानिक है। उसे बस इतना जानना है कि जो ईंधन वो खरीद रहा है उससे उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। यहीं से पूरी बहस बदल जाती, क्योंकि अगर सरकार कहती कि E20 भविष्य है तो आम आदमी पूछ रहा है कि ठीक है, लेकिन मेरा वर्तमान उसका क्या होगा? यहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा अभिलाष गौर का लेख एक बिल्कुल नया सवाल उठाता है। अब पूरी बहस इस बात पर चल रही थी कि E20 से माइलेज कितना घटता है, लेकिन इस लेख ने पूछा कि असली सवाल माइलेज नहीं है। असली सवाल यह है कि अगर माइलेज कम होता है तो उसी दूरी को तय करने के लिए कुल ईंधन कितना ज्यादा लगेगा, और अगर कुल ईंधन ज्यादा लगेगा तो क्या सचमुच तेल आयात कम होगा? सरकार का पूरा गणित इस बात पर टिका है कि पेट्रोल का 20% हिस्सा एथेनॉल से बदल जाएगा, मतलब रिफाइनरी को उतना कम पेट्रोल बनाना पड़ेगा, मतलब कम कच्चा तेल आयात होगा। लेकिन अगर उसी E20 की वजह से करोड़ों गाड़ियों को पहले से ज्यादा ईंधन चाहिए तो फिर गणित बदल नहीं जाएगा। यही सवाल इस लेख का केंद्र है, और इसे समझने के लिए पहले हमें एक बहुत आसान उदाहरण समझना होगा। मान लीजिए आपकी कार पहले 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी। अब E20 आने के बाद वही कार 13 किलोमीटर चलने लगी। तब पहले जहां 150 किलोमीटर चलने के लिए 10 लीटर ईंधन चाहिए था, वहीं
अब उसी दूरी के लिए करीब 11.5 लीटर ईंधन लगेगा। यानी आपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल तो मिला दिया, लेकिन अगर उसी दूरी को तय करने के लिए कुल ईंधन ज्यादा लगने लगा तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या हमने सच में पेट्रोल बचाया या सिर्फ पेट्रोल का कुछ हिस्सा एथेनॉल में बदल दिया, जबकि कुल खपत लगभग उतनी ही या उससे ज्यादा हो गई। सरकार का गणित बहुत सीधा है, अगर पेट्रोल का 20% हिस्सा एथेनॉल से बदल जाएगा तो उतना कम पेट्रोल रिफाइन करना होगा, कम पेट्रोल बनेगा तो कम कच्चा तेल आयात होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी। नीति आयोग ने भी अपने रोड मैप में अनुमान यही लगाया था कि E20 से भारत अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा बचा सकता है। लेकिन अभिलाष गौर कहते हैं कि इस पूरे गणित में एक शर्त छिपी हुई है, और ये शर्त है कि गाड़ियों का माइलेज लगभग पहले जैसा बना रहे। अगर माइलेज उम्मीद से ज्यादा गिरता है तो पूरी गणना बदल सकती है। यही सरकार और लोगों के अनुभव आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। सरकार और तेल कंपनियां कहती हैं कि E20 से माइलेज पर असर बहुत मामूली होता है, आमतौर पर 2 से 4% के बीच। कुछ तकनीकी परीक्षणों में करीब 3.5% तक का अंतर बताया गया है। अगर वास्तव में इतना ही अंतर है तो शायद चिंता की बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल फोरम और कई वाहन मालिक इससे अलग अनुभव बता रहे हैं। कुछ लोग 8%, कुछ 10%, कुछ 15 से 20% तक माइलेज कम होने का दावा करते हैं। अब जरूरी बात, इन दावों को बिना जांच के सच भी नहीं माना जा सकता और इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया कहकर खारिज भी नहीं किया जा सकता। यही सबसे ज्यादा डेटा की जरूरत है। सरकार अगर कहती है कि माइलेज पर असर सिर्फ 2 या 3% है तो उसके पीछे का वास्तविक डेटा सार्वजनिक करना चाहिए। शहर में कितना अंतर आया, हाईवे पर कितना आया, पुरानी गाड़ियों में कितना आया, नई E20 कंपैटिबल गाड़ियों में कितना आया, पुरानी और अलग अलग इंजन क्षमता वाली गाड़ियों में क्या नतीजे निकले, कितनी, क्योंकि जितनी पारदर्शिता होगी जाहिर सी बात है उतना ही भरोसा जनता के बीच बढ़ेगा। सरकार भी अक्सर एक उदाहरण देती है फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का। कहा जाता है कि जब F1 जैसी तेज रफ्तार कारें भी एथेनॉल ब्लेंड इस्तेमाल कर सकती हैं तो आम गाड़ियों में दिक्कत कैसी। सुनने में तर्क बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरा तस्वीर जो है ना पूरी वो एकदम अलग है, क्योंकि F1 की कार और आपकी कार की तुलना ही नहीं की जा सकती। फॉर्मूला 1 इंजन शुरुआत से ही उसी ईंधन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनका कंप्रेशन रेशियो अलग होता है, ट्यूनिंग अलग होती है, पूरी इंजीनियरिंग उसी ईंधन के हिसाब से होती है। भारत की सड़कों पर चल रही करोड़ों गाड़ियां ऐसी बिल्कुल नहीं। सरकार खुद संसद में बता चुकी है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले बिके अधिकांश वाहन E10 के हिसाब से बने थे। उसके बाद आने वाले मॉडलों में E20 के अनुरूप जरूरी बदलाव किए गए। यानी आज भी सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें E20 को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था। यही वजह है कि पुरानी गाड़ियों को लेकर सवाल ज्यादा उठते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एथेनॉल की हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति यानी नमी सोखने की क्षमता की वजह से लंबे समय में फ्यूल सिस्टम के कुछ धातु और रबर वाले हिस्सों पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 लागू करने से पहले वाहन कंपनियों के साथ परीक्षण किए गए थे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। E20 गलत है या एथेनॉल बेकार ईंधन है ये हम नहीं कह रहे, इतना जरूर कह रहे हैं कि अगर करोड़ों लोग माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं तो उन शिकायतों को सिर्फ सोशल मीडिया का शोर कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अलग अलग तरह की गाड़ियों पर अलग अलग शहरों में अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट होने चाहिए और फिर पूरा डेटा सबके सामने रखना चाहिए। अगर सरकार का मकसद सिर्फ विदेशी मुद्रा बचाना है तो उसके और भी रास्ते हैं। उदाहरण के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में अमेरिकी ऊर्जा विभाग का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर हाईवे पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जाए तो कई मामलों में 7% से भी ज्यादा ईंधन बचाया जा सकता है। यानी सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडिंग समाधान नहीं है, ईंधन बचाने के दूसरे तरीके भी उतने ही असरदार हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि शायद सरकार भी अब कुछ ऐसा ही सोच रही है। कुछ हफ्ते पहले तक चर्चा थी कि भारत जल्द E25 और फिर E30 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल सरकार जल्दबाजी करना नहीं चाहती और शायद यही सबसे सही तरीका भी है, क्योंकि किसी भी नई तकनीक को लोगों पर सिर्फ इसलिए नहीं थोपा जा सकता कि उसका इरादा अच्छा है। लोगों का भरोसा भी जीतना उतना ही जरूरी है। अगर सरकार चाहती है कि भविष्य में E25 या E30 जैसे ईंधन लोग बिना हिचक अपनाएं तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि इससे देश का फायदा होगा, लोगों को अपना फायदा भी साफ दिखाई देना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आखिरकार इस पूरी बहस का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि E20 अच्छा है या बुरा। असल सवाल ये है कि जिस गणित के आधार पर भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग की ये बड़ी नीति बनाई, क्या वही गणित सड़क पर भी सही साबित हो भी रहा है? अगर जवाब हाँ है तो आंकड़े सामने आने चाहिए, अगर जवाब नहीं है तो सुधार करने में भी देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना की असली सफलता उसके इरादे से नहीं बल्कि उसके नतीजों से तय होती है। और जब बात करोड़ों लोगों की जेब
उनकी गाड़ियों और देश की ऊर्जा सुरक्षा की हो तो हर फैसला आंकड़ों, पारदर्शिता और भरोसे के आधार पर होना चाहिए। गडकरी साहब से जाते जाते हमारा एक और सवाल है। जैसा हमने शुरू में बताया, गडकरी साहब मान रहे हैं कि माइलेज तो कुछ घटा है, तो इस कम माइलेज की मार से जनता को राहत मिले, इसके लिए आपने या आपकी सरकार ने क्या किया? आपने कभी कहा था कि इथेनॉल से ईंधन बहुत सस्ता हो सकता है। दावा तो ये भी आया था कि आपने कहा था कि 15 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। बाद में आप उस दावे से खुद पीछे हट गए। चलिए, 15 रुपए लीटर नहीं, 50 रुपए नहीं, 75 रुपए कर दीजिए। लेकिन अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पास उसके से ज़्यादा में बिकेगा और उसी में माइलेज भी थोड़ा कम मिलेगा, तो आम आदमी आपके इस कम माइलेज वाले पेट्रोल का, E20 पेट्रोल का बोझ क्यों उठाए? और अगर कीमत कम करना भी फिलहाल मुमकिन नहीं है तो कम से कम जो गाड़ियों में दिक्कत, जो दावे आ रहे हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। जिसकी गाड़ी के लिए जो सही होगा वो उसको भरवाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत E20 नहीं है, सबसे बड़ी शिकायत ये है कि लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है, खास तौर पर उनके सामने जिनकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है, 2023 से पहले की है, E10 E5 वाली है। और शायद सबसे ज़्यादा शिकायतों के दावे भी ऐसे ही लोगों की तरफ से आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों की चिंता भी सरकार करेगी। आपको क्या लगता है? बाकी आज के वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आप न्यूज़ पंच देख रहे थे। शुक्रिया।